हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं लोकतांत्रिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि आप डोडा किश्तवाड़ इलाकों में भी गए, वहां पर आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोगों की भीड़ भी काफी देखी गई आपकी रैलियों में, आपकी मीटिंग्स में। तो मुझे बताइए कि आपकी जो पार्टी है, जो आपने एक नया संगठन यहां शुरू किया है, अभी चुनावों की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में? एक नंबर दो कि आप जो ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन तमाम रीजन्स के जो हमारे लोग हैं और इस तमाम धर्मों के लोग हैं, इस तमाम जातियों के लोग हैं और तमाम पीढ़ियों के लोग हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों और हमारे पुरख हों या हमारी बहनें हों, सबका इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और मैं सोचता था कि पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के रूप में उनके सामने जाता था तो शायद अब मैं अकेला हूं, नई पार्टी है तो वो प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि 10 गुना ज़्यादा मिला। क्योंकि उससे मुझे ये भी पता चला कि कांग्रेस से सब लोग और सब वर्गों के लोग और सब रीजन्स के लोग जुड़ना नहीं चाहते थे। जब मैंने अलग अपनी पार्टी बनाई तो उसमें सभी वर्ग जुड़ गए। क्योंकि उसका कारण भी है कि पार्टी से कई लोग नाराज भी होते हैं, उसकी पॉलिसी से भी नाराज होते हैं, लीडरशिप से भी नाराज होते हैं। मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही, जब मैं जम्मू में पढ़ता था, कश्मीर में भी पढ़ता था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वो मैंने अपने चाचा, पिता, दादा से हमेशा सीखा था कि हम टोटल सेकुलर बुनियादों पर उसूल करते थे। हमारे साथ स्कूल में भी हिंदू लड़के भी थे, मुसलमान भी लड़के थे, किसी को मालूम नहीं था। हम एक दूसरे के घर में रहते थे। जब छुट्टी होती थी, संडे होती थी स्कूल के वक्त में, उनके घर में हमारे हिंदू भाई जो थे मेरे साथ क्लास में, उनके जाता था तो अपने माँ को माताजी बोलते थी, पिताजी बोलते थे, दीदी बोलते थे, तो हम भी बोलते थे। जब वो हमारे संडे को रहते थे तो हमारी मेरी बड़ी सिस्टर को आपा बोलते थे, अब्बा जी बोलते थे, अम्मी जी बोलते थे। तो ये जो बचपन का, मैं समझता हूँ कि जो स्कूल में ट्रेनिंग होती है वो मरने के बाद ही जाती है। तो एक मेरा जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में भी मेरा राजनीति में वो बचपन की बात आज तक है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मैं ऐसा ही मर भी जाऊँ कि जिसमें सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कि मैं सांझी प्रॉपर्टी हूँ। तो आज मेरे लिए वो सब एक हैं और उनका बहुत बहुत प्यार मिला। इस चैनल के द्वारा मैं जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी इलाकों, चाहे वो जम्मू सेंटर हो, वो हमारा चिनाब वैली हो, या पीर पंचाल हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंटर कश्मीर हो, लद्दाख इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन लद्दाख भी, वो करगिल डिस्ट्रिक्ट हो या लेह डिस्ट्रिक्ट हो, उनका हमेशा बहुत प्यार मिला। उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो भी प्रोग्राम मैंने जिस इलाके में अभी पिछले 3 महीने से किया, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छे स्वागत हुए। लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं बहुत हैं और उनकी आशाओं को देखते ही मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, हिंदुस्तान की पूरी राजनीति छोड़ के आया। क्योंकि मैंने देखा कि गुज़श्ता चंद सालों से जो हम आगे के बजाय पीछे जा रहे हैं, उसके कई वजूहात हैं। हमारी हिस्टोरिकल वजूहात हैं, हमारे सियासी वजूहात हैं। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं जहाँ एक तरफ से हमारे सर पे पाकिस्तान बैठा है, दूसरी तरफ से हमारे सर पे चाइना बैठा है। वो एक अलग प्रॉब्लम्स है। हमारे डेवलपमेंट की अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अपने मुल्क के कॉर्नर स्टेट हैं। तो यहाँ वही आएगा, या टूरिस्ट के लिए या टूरिज्म के लिए आएगा, या यहाँ माता जी के
माता जी के दर्शन करने आएगा या अमरनाथ यात्रा के लिए आएगा, और कश्मीर में वो टूरिज्म के लिए आएगा। और इन तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो पिलग्रम टूरिज्म हो या लेजर टूरिज्म हो, इन दोनों के लिए शांति होना ज़रूरी है। तो आजाद साहब, जो कि मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो नई राजनीतिक पार्टी है, इसका अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या रोल रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को एक नया विकल्प दे पाएंगे, एक नया ऑल्टरनेटिव दे पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को टेस्ट कर लिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। हालांकि आप यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तब आप कांग्रेस में थे, लेकिन चूंकि आप एक, जैसे कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, आजाद सोच के साथ आप आ रहे हैं, तो इस आजाद सोच के साथ जो नई राजनीतिक पार्टी है, ये क्या विकल्प देगी जम्मू कश्मीर की जनता को? मुझे खुशी है और ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे वो कुव्वत दी है कि मैं जिस मंत्रालय में गया हूं वहां कुछ नई इनोवेशन की है। और चीफ मिनिस्टर जब मैं आया 2.5 साल के लिए ही, या मैं बीच में ही हमारे एक पार्टनर साथी ने हमको सपोर्ट विड्रा की और सरकार पूरी नहीं चल पाई, लेकिन मैंने यहाँ भी एक नई इनोवेशन की थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस नई इनोवेशन से स्टेट का भला हुआ। मैं नहीं समझता कि दुनिया और हिंदुस्तान में और या किसी स्टेट में ट्रिपल शिफ्ट या डबल शिफ्ट में कोई काम हुआ है। एक नया कंसेप्ट था हमारे यहाँ। आज मैं देखता हूँ, और उससे पहले भी कोई बिल्डिंग बनती है उसको 15-15 साल लगते हैं, 10-10 साल लगते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये डबल नुकसान है। एक तो तब तक बिल्डिंग की कीमत या सड़क की कीमत या पुल की कीमत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा लोग वंचित रहते हैं। अगर कॉलेज बनाना है तो बच्चों को तब तक, उसका मतलब है 10 साल तक कॉलेज नहीं मिलेगा। स्कूल बनाना है तो 10 साल तक वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो, वहाँ बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं या रोड का फ़ायदा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आते ही डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, और ट्रिपल शिफ्ट का एक निशानी है ये ट्यूलिप। ये गार्डन जिस वक्त मैं जगह देखने गया और जिस वक्त इनाग्रेशन किया तो 1.5 साल के दिन में, और वो ट्रिपल शिफ्ट में बना। और तकरीबन 50 दफ़ा मैं उस 1.5 साल में इसको रात के 2 बजे, सुबह के 6 बजे, 5 बजे देखने जाता था। आजाद साहब, जब आप तो इस तरह की तकरीबन कई दर्जन, सैकड़ों बिल्डिंगें, रोड, सड़क, पुल हैं जो या तो डबल शिफ्ट में बने हैं, ट्रिपल शिफ्ट में बने। तो इस तरह की मेरी ख्याल में, या असेंबली हमारे स्टेट में, हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी 6 दिन की असेंबली नहीं है। तो मेरे 6, और नॉर्मली 10 बजे चलती थी, रात के 12 बजे तक चलती थी। आज असेंबलियां स्टेटों में क्या होती हैं, साल में 2 दिन, 3 दिन। तो पूरी खुली इजाज़त थी लोगों को बोलने की, हर सब्जेक्ट डिस्कस करने की। मेरी शायद हिंदुस्तान में रिकॉर्ड होगा कि असेंबली में अपनी परफॉर्मेंस पर जब बोल रहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो विधानसभा में 4 घंटे की तकरीर की, और उसके सिर्फ 1.5 मिनट में, क्योंकि एक हाउस से दूसरे हाउस में जाना 3.5 घंटे की। तो 7.5 घंटे मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस ही बोल पाया। आजाद साहब, जब आप मुख्यमंत्री थे, मतलब अभी अगर जब विश्लेषण करते हैं आपके कार्यकाल का, कई जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतलब ये बात सभी मानते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब तीनों रीजन्स को, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को बराबर की नजर से देखा गया, और तब तीनों में विकास भी हुआ, बराबर का विकास हुआ। लेकिन क्या अब, मतलब ऐसा फिर से हो पाएगा? मतलब क्या आप तैयार हैं जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने के लिए? अगर लोगों का मैंडेट आपको मिलता है, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? देखो, मैंने एक बात शुरू में कही कि मैं सब कुछ छोड़ के आया, कि ये देख के कई चीज़ें मैंने देखी कि मैंने जो छोड़ी है, क्योंकि बीच में विड्रॉ सपोर्ट हुई, 90% बनी है 2.5 साल में या 1 साल में। अभी 15 साल में वो 10% नहीं बनी है।
बिल्डिंगें भी ऐसी मैंने कल मैं एक सड़क पब्लिक मीटिंग में एड्रेस कर रहा तो सामने एक सड़क नजर आ रही थी, तो मैंने कहा वो अपनी जगह टूरिस्ट प्लेस है डोडा में, लाल द्रमन बहुत है, मैं वहाँ गोल्फ कोर्स और टूरिस्ट हट्स बनाना चाहता था क्योंकि डोडा शहर में बहुत गर्मी होती है और वो उसके टॉप पर है तकरीबन 8,000 की बुलंदी पर, बहुत मीडो है। मैंने एक साल में वो तकरीबन 23.5 किलोमीटर एक साल में बनाई थी और 1.5 किलोमीटर बचा था, वो 1.5 किलोमीटर अभी 15 साल से नहीं बना। तो ये जब चीजें मैं आता था बीच में देखता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि कब इन लोगों को फायदा हो। यही छोड़कर मैंने कहा कि अब जो हमारी लास्ट इनिंग है, देश की बहुत सेवा की, अल्टीमेटली अपने घर की सेवा करें। बहुत गरीब गुर्बत में है, हमारी बेकारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी इस हद तक है कि लोग अब अपना गम भुलाने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं। आज हमारी तबाही और बर्बादी की तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, उनको उस ड्रग्स से बचाना है। हमारे एम्प्लॉयमेंट की नौकरी में तो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन हमारे टूरिज्म के ये जो हमारे टूरिज्म के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बहुत, अब ये टूरिस्ट, ये मैंने जब ट्यूलिप गार्डन बनाना शुरू किया था कहा कौन आएगा, अब 3-3, 4-4 लाख लोग लाते हैं। और हमारे कश्मीर में टूरिज्म शुरू हो जाता था मई के महीने में, अब मार्च के महीने में, एडवांस 3 महीने हो गया। इसी तरह से मेरे ख्याल में जम्मू और कश्मीर, जम्मू में भी मैंने आइडेंटिफाई करके तभी अगर मैं कंटिन्यू होता तो किया होता और आज ये 40-50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई होती, शायद इतने बच्चे भी नहीं होते। कि मैंने कोई आइडेंटिफाई किए हैं इसी तरह के मीडोज तकरीबन 300 के करीब, जिनमें 100 के करीब, 200 के करीब जम्मू में होंगे और 100 के करीब कश्मीर। वहाँ करोड़ों टूरिस्ट जा सकते हैं और लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती। लेकिन किसी को तो विजन होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे टूरिज्म से, गार्डनिंग से मेरा पैशन है। आज भी मेरा जो घर बंगला है सरकारी, पिछले 20-25 से मैं नंबर 1 आता हूँ दिल्ली में। सिर्फ लॉन में कितने फूल लगते हैं, 35 किस्म के फूल लगते हैं और कोई दिल्ली वाला मुझे कंपटीशन नहीं दे सकता। बिल्कुल, आपके दिल्ली के बंगले की तो चर्चा काफी रहती है गार्डनिंग के कारण, और जो वहां फूल आपने लगवाए। हाँ, क्योंकि सब एमपीज आते हैं, स्पीकर आता है, डिप्टी स्पीकर आते हैं, बाकी डिप्टी चेयरमैन आते हैं, कई मंत्री आते हैं देखने के लिए और फैमिली के साथ आते हैं। जैसे यहाँ मुगल गार्डन जाते हैं, हालांकि बहुत लान कितना होता है, लेकिन उस लान में भी तो हमारे, मैंने एक जम्मू में भी इसी तरह का गार्डन बनाया था। यहाँ तो ट्यूलिप लग नहीं सकते, लेकिन मैं चला गया उसके बाद तो उसमें अब घास ही घास है। तो आजाद साहब, तो हम क्या ये समझे कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बागडोर संभालना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तभी विकास होगा। मुख्यमंत्री बनाना तो लोगों के हाथ में है, वो लोग बनाते हैं, मैं नहीं बना सकता। उनके साथ बहुत सारी पार्टियां। मैं हमेशा एक चीज करता हूं, मैं कोई ऐसा स्लोगन नहीं देता हूं, मैं मजहबी स्लोगन के बहुत खिलाफ, कोई वो जम्मू प्रांत का हो, कश्मीर का हो, कहीं भी। और मैं ऐसी चीज के भी खिलाफ हूं जो हो नहीं सकती। आपका इशारा 370 की तरफ। नहीं, मैं 370 की तो बहुत, मैं सबसे ज्यादा तो 370 पर मैं ही बोला पार्लियामेंट में, और कोई नहीं बोला। लेकिन उसके मैंने ये नहीं बोला कि होना नहीं चाहिए, मैंने कहा कि ये चीजें तरीके हो सकते हैं, उतने कितने नंबर होना चाहिए, कितने एमपीज होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं एमपी के बगैर, एमएलएज के, एमपीज के बगैर ही दिलाऊंगा, वो हो नहीं हो सकता। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो। तो आजाद साहब, मैं एक चीज उसी पर दोहराऊंगा, तो आप जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालना चाहते हैं या नहीं? मैं वही कहूंगा जो मैंने किया। मैं ट्रिपल शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं बिल्डिंग बजाय 15 साल के 1 साल में बनवा सकता हूँ, मैं टूरिज्म के नए एवेन्यूज खोल सकता हूँ जहाँ 10 गुना 20 गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, जहाँ मैं ऐसे काम, सड़कों का जाल बना सकता हूँ। आज मैं चिनाब वैली गया,
80% मजदूर बाकी स्टेटों में जा रहा है। मैंने कहा क्यों? मेरे वक्त में तो बाहर की स्टेटों से में लोग आते थे। कहा किसी सड़क पे काम ही नहीं हो रहा, किसी बिल्डिंग पे काम ही नहीं हो रहा, किसी स्कूल पे कोई अस्पताल पे काम ही नहीं हो रहा। 2-4 बड़े प्रोजेक्ट हो रहे होंगे तो वो वहाँ के भी प्रोजेक्टों में भी, बड़े प्रोजेक्टों में बाहर 90% वो लोग बाहर टेक्निकली लाते हैं, ठेकेदार भी बाहर से ही आते हैं, बड़े बड़े टेंडर, और वो अपने लोग भी वहीं से आते हैं। लेकिन हमारे कहाँ जाए? इसलिए वो तमाम चीज़ें अगर खोली जाएं तो कम से कम हमारी मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सवाल हमारे 2 किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के लिए हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और मुझे विश्वास है कि जो मेरा विजन है आई कैन डू दैट। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं करूँगा एक्सप्लॉइट, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद दिखाऊंगा। मैं चांद और तारे दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं दिन में तारे दिखाने वाला मैं हूँ। मैं दिन में जो हो सकता है, जो रात में हो सकता है, मैं रात में भी काम करा सकता हूँ और मजदूरी देकर, और दिन में भी काम करा सकता हूँ, बाकी लोगों के हाथ में। अच्छा आजाद साहब, अभी हम आते हैं जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हिमाचल और गुजरात में, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस समय जो प्रचार है वो चल रहा है। अब हिमाचल में तो अब चुनाव ही होने वाले हैं, गुजरात में तो दिसंबर में होंगे। अभी हाल ही में आपका एक बयान आया कि आपने कहा कि वहां पर गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस ही एक मजबूत ऑपोजिशन पार्टी है और उन्हीं को जीतना चाहिए। अब कई लोग जो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट चल रही, कहीं गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में घर वापसी की तैयारी तो नहीं कर रहे? देखिए, मैं बताऊंगा, बहुत सारी स्टेटों में जब इलेक्शन होते हैं, जैसे आने वाली स्टेटें हैं तेलंगाना या कर्नाटका, तो वहां मैं कह सकता था कि भाई तेलंगाना में तो रूलिंग पार्टी टीआरएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, और कर्नाटक में जेडीयू है या जेडीएस उसको बोलते हैं, वह है, बीजेपी है, कांग्रेस है। लेकिन इन 2 स्टेटों में चूंकि 2 ही पार्टियां हैं, अब मैं अगर कहता बीजेपी जीत जाएगी तो सारे कांग्रेसी निकलते कि ये बीजेपी में मिल गए। तो जाहिर है जिस पार्टी में मैं इतने साल रहा हूं, मेरा झगड़ा जो था वो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कांग्रेस की था, लीडरशिप का। वो मेरा कांग्रेस के विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आजाद साहब, जैसे कहते, लिहाजा वो जो कांग्रेस की चाल तब थी वही आज भी है, कुछ बदला नहीं। जब मैंने ये बात की थी कुछ दिन पहले कि मैं चाहूंगा, लेकिन मेरी चाहने से कांग्रेस जीत नहीं सकती, उसके बाद दूसरे ही दिन 6 विधानसभाओं में, 4 या 5 स्टेटों में बाई इलेक्शन के रिजल्ट निकले, 6 में 6 हार गई। और तेलंगाना में मैं तो जमानत भी जब्त हो गई। अब मेरी चाहने से क्या होगा, सवाल है। और मेरे वापस जाने का, कांग्रेस में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप इसको पूरा नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप दोबारा पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं, कंप्लीटली रूलिंग इट आउट? टोटली। क्योंकि मेरा रिस्पांस कांग्रेस में जब मैं यहां था उससे 10 गुना मुझे ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर मैं नेशनल पार्टी बनाऊं, और मुझे विश्वास है कि वहां भी कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो मैं क्यों जाऊं? तो मतलब कांग्रेस में आप वापसी करने का कोई इरादा नहीं है? कोई सवाल, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन आजाद साहब कहते हैं ना कि आदमी अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। उसी तरह आजाद साहब ने जो आपने अभी बयान दिया कि गुजरात और हिमाचल में जो है कांग्रेस जीतनी चाहिए, कहीं यही तो नहीं कि दिल के, इन द हार्ट्स ऑफ योर हार्ट्स, वो कहीं कांग्रेस के प्रति वो लगाव, प्रेम अभी भी बाकी है? मैंने शुरू में ही कहा ना कि कांग्रेस की पॉलिसीज के मैं खिलाफ नहीं था, क्योंकि कोई भी पार्टी ऊपर जाती है तो उनकी सिर्फ विचारधारा ही नहीं होती है, फंक्शनिंग, वर्किंग और वर्किंग का स्टाइल। बदकिस्मती से हमारे वो था,
जब वो स्टाइल था नेहरू के जी के वक़्त में, इंदिरा जी के वक़्त में, राजीव जी के वक़्त में, तो कांग्रेस ऊपर जा रही थी। बदकिस्मती से कुछ दशकों से वो स्टाइल खत्म हो गया, तो उसके साथ कांग्रेस आज कहाँ पहुंची है दुनिया जानती है। तो आपको लगता है ये नेहरू इंदिरा गांधी की कांग्रेस अब नहीं रही? मतलब वो लीडरशिप नहीं रही, चाहे विचारधारा वही है, तो हमेशा पार्टी सिर्फ विचार से नहीं चलती है, लीडरशिप भी होनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनकर अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से वो चुनकर आए हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्या लगता है आपको? आप उनके साथ काफी समय तक आपने उनके साथ राजनीति की है पार्टी में, क्या लगता है आपको किस प्रकार की लीडरशिप वो पार्टी को दे पाएंगे? अब मैं उसमें वो जाने, वो पता ही चलेगा। अभी 6 रिजल्ट से तो पता चल गया। आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले 12 स्टेटों के इलेक्शन है, 12 स्टेटों, वहीं से पता चलेगा कि इतनी लीडरशिप देंगे। तो अभी जो गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव नहीं खा मैं चूंकि आप आजाद साहब मैंने बताया 12 स्टेटों के इलेक्शन होने वाले हैं इस 1.5 साल में। 1.5 साल में नहीं, 1 साल में। आज नवंबर चला ना, नवंबर टू नवंबर 12 स्टेटों के इलेक्शन हो रहे हैं, और इसमें पूरा नॉर्थ, सेंटर, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, टोटल मिलाकर 12 स्टेटों के इलेक्शन अगले नवंबर तक 12 महीनों में 12 इलेक्शन होने वाले हैं। तो इससे पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, हम तो न्यूट्रल हैं। हम आपका राजनीति में हम न कांग्रेसी हैं, हम न भाजपा, हम आज़ाद हैं। हमने इसलिए पार्टी का नाम आज़ाद, हमारी सोच भी आज़ाद है, हमारे लिए हमारी विचारधारा भी आज़ाद है, और हम किसी भी बंधन में नहीं। ठीक है। तो आजाद साहब, आपका राजनीति में इतना अनुभव रहा है, केंद्र में भी, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, तो अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं हिमाचल में भी और गुजरात में भी, आपका क्या प्रेडिक्शन है, अनुमान क्या है? कोई प्रेडिक्शन नहीं है मेरा, कोई प्रेडिक्शन में, अगर प्रेडिक्शन होता तो मैं एस्ट्रोलॉजी होता, मैं पॉलिटिक्स में क्या होता। पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होते हैं, और जो काम कर रहे, अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो काम करेगा, जमीन पे काम करेगा, और जमीन पे वही जीतेगा, और लोगों के साथ संपर्क रखेगा, कांटेक्ट करेगा। भारत जोड़ो यात्रा तो संपर्क कर रहे हैं राहुल गांधी जी, लोगों की जनता, मतलब देश की जनता से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वो संपर्क स्थापित कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों की तरफ से, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पुनर्जीवित होगी इस भारत जोड़ो यात्रा से। बहुत अच्छा, वो यात्रा कर रहे हैं, हम भी गांव गांव जा रहे हैं। कल मेरी एक मीटिंग थी 9000 फुट की बुलंदी पर, जिसमें गाड़ी से भी गए और पैदल भी गया, और हम गाँव का संपर्क कर रहे हैं, वो शहरों का कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, मुबारक हो उनको। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस को सफलता मिलेगी इससे? बहुत अच्छी बात है ना, मैंने कहा ना, दूर क्यों जाते हैं। सिर्फ हर 2 महीने के बाद 3-3, 4-4 इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसका हम परिणाम देखेंगे कि अगले नवंबर तक कितनी सीटें कांग्रेस जीतती है 12 में से। मतलब जैसे कि कश्मीरी में एक कहावत है कि दुबसुन छलुनेर ईज दो नोन, आप यही मानते हैं? हाँ, जैसे आपने कहा ना कि धोबी कितने अच्छे कपड़े धोता है, वो ईद के दिन पता चलेगा कि वो चमकते हैं कि पहले वाले थे वो भी कट गए उसने को डंडा मारकर। ये अगले नवंबर तक मालूम पड़ेगा। और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी जितने, आई विश देम वेल। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के न खिलाफ बोलता हूँ, न लीडरशिप के खिलाफ बोलता हूँ। मेरे जहन में कभी नहीं था, और मैंने पार्लियामेंट में कह चुका हूँ और कई इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक तकरीबन मेरी 1 लाख से ज़्यादा भाषण हुए हैं अलग अलग कैंपेन्स में, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभाओं का हो, पार्लियामेंट का। मैंने कभी भी अपोजिशन कौन कैंडिडेट है वहाँ, चाहे असेंबली में या पार्लियामेंट में, या मैंने जब लड़ा है मेरे खिलाफ कौन है, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका नाम भी नहीं लिया पब्लिक मीटिंग में। तो इसलिए कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसको गालियां दूं,
हाँ, जो कांग्रेस पार्टी लीडरशिप भी मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि मैं अपने अपोनेंट को गालियां दूं, वो मेरे जहन में, मैंने इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में किसी को गाली नहीं दी, तो आप क्यों गाली दो? मैं किसी भी मैंने डट के एज लीडर अपोजिशन बीजेपी का विरोध किया, लेकिन गाली नहीं दी। मतलब आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करते? मैं व्यक्तिगत नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ ही नहीं है। मतलब नीतियों पर आप प्रहार करते हैं, व्यक्ति पर नहीं। फंक्शन करता हूं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का करता हूं, ये नहीं करता। जैसे मैंने कहा भाई ये सड़क नहीं बनी, चाहे वो मुझसे आज की रूलिंग गवर्नमेंट हो, 15 साल में तो कई गवर्नमेंट आई, 15 साल में तो हमारी मिली जुली सरकार भी रही, हाँ 6 साल तो मैं खाली बीजेपी में, उसमें मेरे मंत्री भी थे, तो मैं उनको भी कहता हूं उनको क्यों नहीं करना चाहे था। जब मैं उसका मतलब है कि मेरा जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उस पर वो नहीं चले, मेरे बाद भी चलना चाहे था। हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग ओनली वन, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, करूँ मैं कहूंगा कि ये चीज हो सकती थी। हाँ, चाहे एक रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, मेरी ही पार्टी हो, बट क्यों नहीं किया। मैं एम्स की बात करता हूं, मैंने 6 एम्स बनाए, डबल शिफ्ट में बनाए, 2.5 साल में बन गए। मैं आज एम्स क्यों नहीं बन रहे 2.5 साल में? बनने ही चाहे, जब मैं बना सकता हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश का बनाया, बिहार का बनाया, चाहे उत्तराखंड का बनाया, राजस्थान का बनाया, मैंने ही फाउंडेशन डाला, मैंने ही इनॉग्रेशन किया। 2 का इनॉग्रेशन नहीं कर पाया क्योंकि जिस दिन करना था उसी दिन इलेक्शन डेट अनाउंस करके उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ। तो ये मैं कोई भी, अब वो वहां स्टेट किसी की भी हो सकती है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में वहां लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, या बीजेपी की हो सकती है, या किसी और गवर्नमेंट की है, तो दे शुड डू। तो मेरा व्यक्तिगत किसी लीडर से, किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है। मेरा हमेशा गिला रहा है, चाहे कोई मेरी अपनी पार्टी हो, या मैं टॉर्टाइज की स्पीच से नहीं चलता हूं। मैं आज से जब यंग था, यूथ कांग्रेस में था, 16-18 घंटे काम करता था। मैं सीएम था, 18 घंटे काम करता था, एंड टच वुड ऊपर की मेहरबानी आज भी 18 घंटे काम करता हूं। मतलब 4 घंटे सोना, 2 घंटे उसमें नहाना धोना खाना पीना होता है, 16 घंटे में प्रोडक्टिव काम में लगाता हूं। आजाद साहब, मैं 2 और प्रश्न पूछूंगा आपसे, मुख्तसर से जवाब चाहूंगा संक्षेप में। एक तो 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई थी, तब एक एंटनी कमेटी बनाई गई थी हार के कारणों को पता लगाने के लिए, और जो बाद में मीडिया में खबरें आई कि एंटनी कमेटी ने एक अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि कहीं ना कहीं देश की जनता में एक परसेप्शन है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है। तो आजाद साहब, 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टेप्स तो उठाए नहीं उस परसेप्शन को बदलने के लिए, बल्कि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो कि बहुत बेतुके बयान दे देते हैं। अभी हाल ही में भी एक नेता ने बड़ा ही बेतुका बयान दिया। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस चीज पर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, अब मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका हूं, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता हूं। कुल मिला के मैंने जब कहा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वर्किंग, ये तमाम चीजें उसमें आती हैं। आप तो एक मीटिंग है, उसके बाद कितनी कमेटियां बनी, तो उनकी वो कहाँ गई, वो ठंडे बस्ते में अब जहां गई। तो आज मैं अब दोबारा उस चैप्टर को नहीं खोलना चाहता हूं। मैं कांग्रेस की पार्टी के लीडरों के साथ तू मैं नहीं करना चाहता हूं। उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उनको मुबारक, हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हमको मुबारक। आजाद साहब, यहाँ जम्मू कश्मीर में इस समय एक बहुत ही गंभीर विषय है। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है, और ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के लोग हैं, और साथ ही में जो दूसरे राज्यों से वहाँ पर काम करते हैं, मजदूर हैं या दूसरे प्रोफेशंस में, उनकी हत्याएं हुई है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ से लोग पलायन करके आए हैं। और ख़ास तौर पर जो कश्मीरी पंडित समुदाय की जो पीएम पैकेज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जो डोगरा हिंदू समुदाय के रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हैं, वो यहाँ पर अभी इतने दिनों से, इतने महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि उनका यहाँ पर रिलोकेशन होना चाहिए, तबादला होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ रोल है। चीफ मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और मैं चीफ मिनिस्टर, तो मेरे वक्त में ही वो 6,000 लोग
सैंक्शन हुए थे। 3,000 तो मेरे वक्त में ही लग गए थे, क्योंकि आते नहीं थे बहुत सारे लोग, या तो ओवर एज हो गए थे बाहर, और कुछ जो एज जिनकी थी भी वो डरते थे, तो मुश्किल से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े थोड़े, क्योंकि अनलैप्सेबल था, वो लैप्स नहीं हो रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारे हो गए। लेकिन उस वक्त दूसरी कारण से हमने वो स्कीम बनाई थी कि कश्मीरी पंडितों को मिले, ताकि वो कश्मीर से वहीं रहे, ताकि बिल्कुल कश्मीर पंडित मुक्त न हो जाए। तो एक इंसेंटिव था। इंसेंटिव सब ये भी बनाया गया था कि अब उनकी जो उससे पहले जल्दी में गवर्नर रोल में या अर्ली 90s में जब बहुत मिलिटेंसी थी, सब हिंदू मुसलमान भाग गए थे, लीडर्स कम से कम सब पार्टीज के भाग गए थे, और पंडित हमारे भाग गए थे, और कुछ बहुत सारे मुस्लिम्स भी जो नेशनलिस्ट डिक्लेयर नेशनलिस्ट थे, ओपन थे, बहुत सारे नेशनलिस्ट थे, लेकिन बेचारे, उनको गरीब है, उनको क्या मालूम है, लेकिन जिनके बारे में जो पोजीशंस में थे, अच्छी पोजीशन, वो मुसलमान भी भाग गए, और कश्मीरी पंडित तो मेजोरिटी भाग गए। तो वो कश्मीरी पंडित शायद इसी बहाने आए, और इसलिए उनके रहने के लिए क्वार्टर्स भी बने। हमारे वक्त में बहुत सारे क्वार्टर्स बने और उनको बसाया गया, ताकि यह कश्मीरी पंडित वापस आए। लेकिन अब लल बीच में रहा, किसी ने टारगेटेड किलिंग नहीं की, लेकिन ये अभी 2-3 साल से ये टारगेटेड किलिंग शुरू हो गया। तो ये कोई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कभी कभी तो हमने, कभी क्या, 150 से ज्यादा दफा हमने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की परिस्थितियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए अमेंड होगा। ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एक डिसीजन है, और ये भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, कोई पार्लियामेंट में पास नहीं किया, एग्जीक्यूटिव डिसीजन। इसको तो रिवर्स कर सकते हूँ। तो सोचता हूँ कि तुरंत जितने 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है, वहां के एम्प्लॉयज जो आना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, और जो आना चाहते हैं उनको यहाँ आने दें। उनका मतलब यहाँ तबादला कर दिया जाए, वो तबादला किया जाए। उसमें कौन सी, स्टेट तो एक ही, कोई 2 स्टेट तो नहीं है। उनकी जान ज्यादा जरूरी है। हम बजाय एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पूरे घर को तो नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इस भय और डर की वजह से डबल नुकसान हो रहा है। एक तो वो जा नहीं पा रहे हैं, और जहां वो टीचर है वो स्टूडेंट को तालीम नहीं दे सकते हैं। ये भी हकीकत है कि हमारे कश्मीरी पंडित बहुत एजुकेटेड थे, एंड दे वर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड बेस्ट टीचर्स। हम लोगों को सब कश्मीरी एसपी कॉलेज में, टीचर यूनिवर्सिटी में हमारे कश्मीरी पंडित टीचर्स ने पढ़ा। के भी गुरु कश्मीरी पंडित ही ज्यादातर रहे। अब कश्मीरी में थे, और हमारे वक्त में तो मुस्लिम बहुत कम ऊंची जगहों में थे। कश्मीरी पंडित फैकल्टीज में तो बहुत ही थे। मैं ये कहूँगा कि मेरी फैकल्टी थे, उसमें मेजॉरिटी कश्मीरी पंडितों की थी। जोलॉजी में, बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, और फैकल्टी मेंबर्स भी। जोलॉजी में हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दास तो बाहर के थे, लेकिन बाकी नंबर 2, 3 सभी कश्मीरी पंडित थे। तो दे वर वेरी कैपेबल टीचर्स। तो हम बच्चे उससे वंचित रहेंगे, लेकिन सवाल है जान प्यारी। तो मैं तो सोचता हूं कि उनको तो तुरंत जो आना चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सत्ता में आए तो आप उनका तबादला यहाँ कर देंगे? उस तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये तो एक इंसान को बचाने की जरूरत है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उनको तुरंत कर देना चाहिए। उसमें हमारा इंतजार या ए गवर्नमेंट या बी गवर्नमेंट का क्या इंतजार? मुझे क्रेडिट लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, चाहे क्रेडिट गवर्नर साहब ही ले ले। ठीक है, हैं? मतलब कोई चाहते हैं कि उनका तुरंत तबादला होना चाहिए। जान बचनी चाहिए। इसमें जान बचाने में कौन सी क्रेडिट, इसमें पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की क्या जरूरत? आजाद साहब, आपने आज तक के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, लोकतांत्रिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये
कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने इस चीज को साफ किया है क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान आया था इनका, जिसके कारण कुछ राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट थी कि हो सकता है भविष्य में गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस में जाए, लेकिन उन्होंने इसको रूल आउट किया है, बोला कि कांग्रेस में अब कभी वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी आनी चाहिए, और इन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक आजाद पार्टी जो है इसको लोगों का बहुत जो है यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।